हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी राजन रिवीजन सीरीज पार्ट 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इससे पहले हमने वेरी शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लिए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमने कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। तो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, राइट 2 पोएम्स फॉर रेसिटेशन प्रैक्टिस। तो रेसिटेशन के लिए मतलब सुनाने के लिए किस तरीके से पोएम सुनाई जाएगी, किस तरीके से पोएम रिसाइट की जाएगी, उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें यहाँ पर पोएम्स मेंशन करनी है। इस पोएम को मेंशन करने के लिए एटलीस्ट आपको 2 से 4 पोएम्स याद होनी चाहिए कि एक पोएम आ रही है आपको रेसिटेशन के लिए, एक 4 लाइन की पोएम अलग आपको आ रही है। सो फॉर दैट आपके पास 2-4 पोएम्स होनी चाहिए ताकि आप डिफरेंट आंसर में डिफरेंट प्रेजेंटेशन दे सकें। यहाँ जो पोएम मेंशन है वो पढ़ते हैं। 1, 2 buckle my shoe, 3, 4 knock the door, there नहीं होगा, this will be 3, 4, 5, 6 pick up the stick, 7, 8 let the straight, 9, 10 big fat hand. नेक्स्ट पोएम इज द आउल एंड द पूसी। तो आप कोई भी पोएम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर रेसिटेशन के लिए आए तो आप मेंशन कर सकते हैं बड़ी पोएम, लेकिन अगर लास्टली हमने बात करी थी तो मैंने कहा था कि 4 लाइन की पोएम आप मेंशन करिएगा एक्सेप्ट द ट्विंकल ट्विंकल। सो यू विल गो विद दैट ओनली। सो आई वुड सजेस्ट कि आप उसी के साथ रहें। अगर आपको पोएम लिखने के लिए आई है कि राइट डाउन अ पोएम इन सच एन फॉर्मेट, तो आप पोएम लिख के दिखाएंगे। अगर रेसिटेशन के लिए पोएम आई है तो आप लेंदी पोएम सिलेक्ट करिएगा लिखने के लिए। द आउल एंड द pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money wrapped up in 5-pound note. The owl looked up at the stars above and sang to the small guitar, "Oh my pussy, oh pussy my love, what a beautiful pussy you are." So such kind of poems you can write. Write nursery rhymes with rhythm and intonation. ये intonation अलग अलग सा लिखा हुआ है बट ये intonation है। Monday's child is fair of face, Tuesday's child full of grace, Wednesday's child full of woe, Thursday's child has far to go, Friday's child is loving and giving, Saturday's child work hard for it living, but the child that is born on the sunbathed day is bony and wise and good and gay. Next poem is, whistle daughter whistle and I'll give you a sheep, mother I'm asleep, whistle daughter whistle, and I'll give you a cow, mother I don't know how. Now here next question is, write a composition on the horse and television. आपको composition लिखनी है, that means आपको कोई एक पैराग्राफ लिखना है, आपको लेख लिखना है, एक कोई भी कैसा भी छोटा सा लेख लिखना हो अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। तो यहाँ पे एक हॉर्स पे और टेलीविजन पे लिखना है। हॉर्स पे किस तरीके से लिखा हुआ है मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द हॉर्स इज अ वेरी यूजफुल एनिमल, इट इज फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। Here it would be the, but the Arabian, यहाँ पे the होगा, but the Arabian horses are very famous, they are very rare, they are very costly, the horse is also domestic animal, people rear it with great love, it is used for riding, its name is connected with races, in the olden time it was used in the battles, then its importance was very great, it gallops at a great speed, which generally say the horsepower of the car or the bus. It draws our tongas and horse draws vehicle, that is horse cart. It eats grass and gram. It is a kingly animal. It is a royal animal. It is a great symbol of power and pride. For example, यहाँ पे आपको हॉर्स के बारे में लिखने आया है, नेशन के बारे में आ सकता है, टीचर के बारे में आ सकता है। तो टॉपिक में भी एनी टॉपिक आपके पास कोई भी हो सकता है, बट कीप इन माइंड वाइल राइटिंग ए शॉर्ट नोट और कॉम्पोजिशन कि आपको सेंटर फिगर में उस टॉपिक को ज़रूर लेना है। अगर हॉर्स की बात हो रही है तो हॉर्स के इर्द गिर्द ही आपका लेख होना चाहिए। टेलीविज़न की बात हो रही है तो टेलीविज़न के इर्द गिर्द आपका लेख होना चाहिए। टेलीविज़न के फ़ायदे नुकसान ये लिख सकते हैं आप। इस तरीके से आप अपने कॉम्पोजिशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ अ ग्रेट वंडर टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ साइंस। टेलीविज़न इज़ अ हाउस होल्ड थिंग टुडे. Children devote most of their time to television. They watch the cartoon series and forget other things as school homework. Television adversely affects the eyesight of children. It is doing more harm than good. Television presents before us a variety of items besides recreation. People listen to news, watch serials and Discovery and other channels. Improper use of television harms the eyesight and has a bad effect on memory of the children.
Television has become a necessity of life beside being a status symbol. Parents should not allow their children to glue before the television. What is the place of English in present days? The place of English in present days. These days, English is taught as a second language as well as a foreign language. Now, English is first, no more than the medium of instruction and examination. There are some public schools and convents where the medium of instruction and examination is still English. Now, you can see in today's time, the public schools, or we can say government schools, देयर इंस्ट्रक्शन एंड देयर एग्जामिनेशन पैटर्न, जो उनका इंस्ट्रक्शन का लैंग्वेज होता है, जो उनका एग्जामिनेशन लैंग्वेज होता है, दैट इज़ हिंदी. लेकिन हमारे प्राइवेट स्कूल की लैंग्वेज क्या है? उनका इंस्ट्रक्शन और उनका एग्जामिनेशन इंग्लिश में ही चल रहा है. जो भी हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, दे वर्क मोस्टली ओवर इंग्लिश. दे प्रिफर इंग्लिश. In lower primary stage, it is not being taught except in public schools. लोअर प्राइमरी स्टेज पर पब्लिक स्कूल के अलावा प्राइवेट स्कूल्स में इट इज़ नॉट taught as it is. Third, regarding its place in lower secondary stage, there is no uniform policy. In Punjab and Haryana, its teaching start from the 6th class, in Himachal Pradesh from 4th class, and in Gujarat from 8th class. What are they saying? They are saying रिगार्डिंग द प्लेस फ्रॉम लोअर सेकेंडरी स्टेज. लोअर सेकेंडरी स्टेज में ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है. पंजाब हरियाणा में जो है 6 से स्टार्ट हो रहा है, हिमाचल में 4th से हो रहा है, गुजरात में 8th स्टैंडर्ड से हमारी इंग्लिश लगी हुई है. देयर इज़ ऑल्सो नो यूनिफॉर्म पॉलिसी बट इट्स प्लेस इन हायर सेकेंडरी लेवल इन डिफरेंट स्टेट्स. इंग्लिश इज़ कंपल्सरी फॉर सम स्टूडेंट्स एट दिस लेवल एंड ऑप्शनल फॉर सम. इंग्लिश कई बार ऑप्शनल में होती है और इंग्लिश कई बार मैंडेटरी होती है. सेकेंडरी एजुकेशन में आपको इंग्लिश लेनी ही लेनी है, दैट इज़ मैंडेटरी. कई बार आप ऑप्शन भी होता है आपके पास इंग्लिश ड्रॉप करने का. फिफ्थ, इट इज़ नॉट कंपल्सरी सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएशन लेवल बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी एट ग्रेजुएशन लेवल. ग्रेजुएशन लेवल पे आपके साथ कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इंग्लिश लीजिए या मत लीजिए. इट इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लाउड रीडिंग. लाउड रीडिंग पे हमें लिखना है. तो लाउड रीडिंग क्या होती है? तेज़ तेज़ बोल के पढ़ना. This is known as oral reading also. It is introduced after 2 months of reading. This means when people learn what they have to read in books, it should be introduced. जब उन्हें पता हो कि उन्हें क्या पढ़ना है बुक में, तब इस चीज़ को हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए. मतलब अब हमें उन्हें बोलना चाहिए कि आप लाउड रीडिंग करिए. This reading is carried out some extent when English is taught in the classroom. जब इंग्लिश पढ़ाई जाएगी क्लासरूम में, then only this can be done. However, it is not sufficient as there has not been much practice in reading of mother tongue too, thus restricting the scope of reading in English. A English writer pointed out, एक English writer क्या कहते हैं? There is a very little real reading done in English. बहुत ही कम real English reading की जाती है. A part of difficulty is that English is a foreign language. क्या है इंग्लिश के साथ दिक्कत? कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है, मदर टंग नहीं है. But the chief difficulty is found in the fact that people are not taught to read aloud properly. लेकिन उसी के साथ एक दिक्कत ये भी है कि बच्चों को सिखाया नहीं जाता है reading aloud. Loud reading should be introduced after the students have been given some training in reading for 2 months on the points concerning pronunciation, intonation, stress and other aspects of spoken English. जो हमारी spoken English के aspects होते हैं क्या क्या? Intonation, stress, punctuation. तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना चाहिए. इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन सारी चीज़ों को सिखाने के बाद हमें लाउड रीडिंग के ऊपर स्विच करना चाहिए. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लाउड रीडिंग आर: ए, टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम. कैसे पढ़ना है, क्या इंटोनेशन होगा, कहाँ स्ट्रेस देना है, कहाँ नहीं देना, क्या किस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन होगी, इस चीज़ को ध्यान देना. टू इनेबल स्टूडेंट्स टू रीड विद एक्सप्रेशन. हाउ टू एक्सप्रेस व्हेन यू रीडिंग अ पर्टिकुलर थिंग. जो आप पढ़ रहे हो आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ, या फिर जो लिखा हुआ है आप उसके एक्सप्रेशन समझ पाओ. टू टेस्ट स्टूडेंट्स नॉलेज ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेस. स्टूडेंट की नॉलेज टेस्ट करना. टू गिव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कराना. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग समझना. टू प्रिपेयर पीपल फॉर इफेक्टिव साइलेंट रीडिंग सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवर स्टूडेंट्स फॉर साइलेंट रीडिंग. साइलेंट रीडिंग मीन्स आप उस चीज़ को पढ़ करके समझ रहे हैं पूरी बात. What is the importance of spelling? तो importance of spelling,
According to Max Muller writes, English spelling is the national misfortune to England and international misfortune to the rest of the world. Yet it cannot be denied that the spelling ability is an important acquisition. What happens कि spelling लिखते टाइम काफ़ी लोग गलती करते हैं. So he says that वो misfortune है इंग्लैंड के लिए और इंटरनेशनल misfortune है किसके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये दुर्भाग्य है कि सब गलत लिखते हैं. ये एक दुर्भाग्यवश चीज़ है कि सब गलत लिख रहे हैं, इवन इंग्लैंड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. The ability to spell word correctly is one of the essential of correct composition. Nothing offends so much as such correct spellings. To spell one's word correctly is a part to courtesy due to a person who is to read what is written, and the absence of it is considered a lack of good education and respectability. What is he saying? अगर आप गलत लिखोगे, अगर आपने गलत लिखा है, कोई गड़बड़ लिखा हुआ है, तो पढ़ने वाले के ऊपर हेडेक आ जाएगा ना, ये क्या लिखा है, क्या समझना है. अदर देन उससे क्या हो जाता है, ये आपकी लैक ऑफ एजुकेशन की आपको नहीं आता ये चीज़ दर्शाता है. एंड दिस थिंग इज इररिस्पेक्टफुल ऑफ व्हाट, ऑफ इंग्लिश. एज सच करेक्ट स्पेलिंग शुड बी लर्न्ड एंड गिवन प्रायोरिटी इन इंग्लिश एंड राइटिंग इंग्लिश. लर्निंग इंग्लिश में, रीडिंग इंग्लिश में और राइटिंग इंग्लिश में जो है प्रायोरिटी देनी चाहिए हमें करेक्ट स्पेलिंग्स को. करेक्ट स्पेलिंग नहीं होगी तो वर्ड चेंज हो जाएगा, वर्ड चेंज हो जाएगा तो उसका मतलब बदल जाएगा. बिकॉज एक स्पेलिंग के भी बहुत सारे वर्ड होते हैं, इवन एक वर्ड के बहुत सारे मतलब होते हैं. तो आप अगर स्पेलिंग ही गलत लिख रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन का मतलब भी कहीं ना कहीं चेंज कर देंगे. कॉम्पोजिशन का मतलब चेंज कर रहे हैं, आप इंग्लिश की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, आपकी लैक ऑफ नॉलेज इस चीज़ से पता चल रही है. तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्पेलिंग्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो करेक्ट लिख रहे हैं. होपफुली आपको ये वीडियो समझ आया होगा. आई रेस्ट माई वीडियो हियर स्टूडेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग. गुड लक.